गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th में हम पढ़ रहे हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हम लोग जो है कैपिटल पढ़ लिया था, फुल स्टॉप पढ़ लिया था, ठीक है, कॉमा पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है जो है इन्वर्टेड कामा। कामा के बाद आता है इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम जो है कहाँ पे करते हैं, जो है इन्वर्टेड कामा में होता है उद्धरण चिन्ह, और ये इन्वर्टेड कामा का चिन्ह है। इन्वर्टेड कामा को ऐसे हम लिखते हैं, बीच में शब्द लिखते हैं, बीच में जो वाक्य होता है शब्द लिखते हैं और फिर ऐसे बंद कर देते हैं। बीच में कोई वाक्य उसको लिखते हैं, बंद कर देते हैं। ये इन्वर्टेड कामा होता है। तो इन्वर्टेड कामा उद्धरण चिन्ह, इसको हिंदी में बोलते हैं। कह रहा है इन्वर्टेड कामाज को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इन्वर्टेड कामाज को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इनका प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में होता है। इनका प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में, जब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, तो जब कोई वाक्य लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच का, तो डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड पार्ट वाला भाग होता है उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम कामा लगाते हैं, और रिपोर्टेड पार्ट में जो है हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं, और फिर वाक्य समाप्त होता है तो इन्वर्टेड कामा से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं, और वही जब इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है, वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। कह रहा है वाक्य ही साइड कामा है और फिर इन्वर्टेड कामा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, फुल स्टॉप हो गया, इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। तो ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा। और कामा भी, कामा पढ़े हैं आप कि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में कामा लगता है। तो ही सेड इन्वर्टेड कामा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद। उसने कहा कि सदैव सत्य बोलो, सदैव सत्य बोलो। ये इन्वर्टेड कामा में चूंकि डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कभी भी आएगा तो रिपोर्टेड पार्ट वाला भाग जो है वह इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा, और जब वाक्य का अंत होगा तो फिर इन्वर्टेड कामा से क्या होगा, वो जो है बंद हो जाएगा। समटाइम नेवर टेल अ लाई, इन्वर्टेड कामा बंद, द टीचर साइड। अब देखिए कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में जो है वाक्य क्या होता है कि रिपोर्टेड पार्ट इधर दे देता है और रिपोर्टिंग वर्ब उधर दे देता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको सीधा में बनाते हैं, फिर रिपोर्टिंग वर्ब इधर करते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट को उधर करते हैं। लेकिन पंक्चुएशन में जब आता है ऐसे, नेवर टेल अ लाई इन्वर्टेड कामा के अंदर, और फिर फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद, फिर रिपोर्टिंग वर्ब है द टीचर साइड, वहाँ फुल स्टॉप हो गया। तो रिपोर्टेड पार्ट का भाग चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, वह इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा। रिपोर्टेड पार्ट का भाग जो चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, वह इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है रहेगा। ठीक है, अगला एक वाक्य है कि व्हाई आर यू लेट। यह प्रश्नवाचक वाक्य है इन्वर्टेड कामा का, डायरेक्ट स्पीच का प्रश्नवाचक वाक्य है कि व्हाई आर यू लेट। अब देखिए यह इन्वर्टेड कामा के अंदर है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है और इन्वर्टेड कामा बंद हो गया है। व्हाई आर यू लेट सेड द टीचर। अब देखिए इसमें कि इन्वर्टेड कामा में बंद है, व्हाई आर यू लेट, और प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तब इन्वर्टेड कामा है। यानी यदि डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो जो रिपोर्टेड पार्ट वाला भाग है उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक का हम चिन्ह देंगे, और तब इन्वर्टेड कामा से क्या करेंगे, हम जो है बंद करेंगे। तो इस तरह जो इन्वर्टेड कामा का प्रयोग जो है डायरेक्ट स्पीच में हम जो है रिपोर्टेड पार्ट के वाक्य को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। प्रश्नवाचक का वाक्य आता है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं और फिर इन्वर्टेड कामा से उसको बंद कर देते हैं। कभी कभी रिपोर्टेड पार्ट को इधर करता है, रिपोर्टिंग वर्ब को उधर करता है, तो इतना ध्यान रहे कि जो रिपोर्टेड पार्ट वाला भाग है उसी को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। जो रिपोर्टेड पार्ट वाला भाग है उसी को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है कि इन्वर्टेड कामास का प्रयोग। इन्वर्टेड कामास को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड पार्ट वाले भाग में जो है हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला है कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, ये बना हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह,
प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जो है हम प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में करते हैं। कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह अवश्य होगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे हम कहें व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इन ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। जैसे कह रहा है कि आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया अंत में। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया। यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, प्रश्नसूचक वाक्य में होता है, उसके प्रश्नवाचक। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा, इतना ध्यान रहे। तो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो उसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जब कोई वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलते हैं और डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में कोई वाक्य प्रश्नवाचक सूचक वाक्य है, तो जब उसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। वहां पे कोई वाक्य प्रश्नसूचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसको डायरेक्ट स्पीच में है, और डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं, डायरेक्ट नरेशन से जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बदलते हैं, तब वहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह रहता है। वहाँ क्या आ जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि उस वाक्य को हम सिंपल बना देते हैं, अथॉरिटी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। और जो वो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो कनेक्टिव काम करने लगता है, तो हम प्रश्नवाचक का चिन्ह वहाँ पे नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि ही आस्क्ड मी वेयर सीता लिव्ड, ही आस्क्ड मी वेयर सीता लिव्ड, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा, वेयर दिया हुआ है, लेकिन यह वाक्य असर्टिव में हो गया है। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट नरेशन में आएगा प्रश्नसूचक वाक्य तो उसके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह हम नहीं देते हैं। ये ध्यान रहे, यदि ऐसा वाक्य पंक्चुएशन में आता है इनडायरेक्ट नरेशन का, अगर वाक्य आता है इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य आता है और वह इंट्रोगेटिव में है, तो लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगेगा, यानी सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा, डायरेक्ट स्पीच में लगेगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगेगा। जैसे आई डू नॉट नो व्हेन जॉन विल बी हियर, तो व्हेन लगा हुआ है, फिर भी क्या प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह हम जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है, ठीक है। अगला है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कह रहा है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में करते हैं और इंटरजेक्शन के अंत में करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में करते हैं और इंटरजेक्शन के अंत में हम क्या करते हैं, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, है ना। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। व्हाट अ हार्ड डे इट इज, है ना, कितना गर्म दिन है। तो ओह, ब्रेवो, अलास, हुर्रे, यदि ये शब्द आते हैं तो इनके साथ भी विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है, तो इसके साथ हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और इंटरजेक्शन के साथ जो है लगाते हैं। और यदि विस्मय सूचक शब्द कोई है उसके साथ हम जो है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी अर्थात संबंध सूचक चिन्ह। एपॉस्ट्रॉफी अर्थात संबंध सूचक चिन्ह, ये पैसिव केस में होता है, संबंध के लिए होता है, अधिकार के लिए होता है। तो एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह क्या है, ऊपर जैसे कामा देते हैं नीचे, वैसे ऊपर एक कामा होता है जिसको हम बोलते हैं एपॉस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं उसको, एपॉस्ट्रॉफी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, निम्न दशा में होता है। कहाँ होता है, जैसे हम कहें कि राम्स बुक, राम की किताब, राम्स बुक, राम की किताब, मोहन्स बुक, मोहन की किताब, सोहन्स हाउस, सोहन की किताब। तो किसी भी सजीव के साथ
काके की के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। किसी भी सजीव के साथ काके की के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, और कोई निर्जीव है तो काके की के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें राम्स बुक, राम की किताब, मोहन्स बुक, मोहन की किताब, मोहन्स हाउस, मोहन का घर, सोहन साइकिल, सोहन की साइकिल। ये सजीव है, लेकिन हम कहें कि द लेग ऑफ द चेयर हैज ब्रोकन, कुर्सी का पैर टूट गया है, द लेग ऑफ द चेयर हैज ब्रोकन। तो चेयर क्या है? एक निर्जीव है, और कुर्सी क्या है? कुर्सी क्या है? निर्जीव है, और लेग उसका क्या है? वो भी निर्जीव है, द लेग ऑफ द चेयर हैज ब्रोकन। तो आपका प्रयोग हुआ। तो किसी भी सजीव के साथ काके की के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे करा है कि एपॉस्ट्रॉफी अर्थात संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग निम्न दशा में होता है। नाउन के संबंधवाचक कारक में पॉजेसिव केस में, जैसे मोहन्स फादर, मोहन्स के पिता, मोहन्स फादर, मोहन्स के पिता। गर्ल साइकिल, तो यहाँ पे ऊपर कामा रहेगा, इसलिए एपॉस्ट्रॉफी यस बोलते हैं और यहाँ पे यस लिखेंगे। गर्ल साइकिल, गर्ल लड़की की साइकिल। गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज। अब देखिए जब बहुवचन होता है गर्ल्स, तो गर्ल्स के बाद हम एपॉस्ट्रॉफी यस के बाद लगाते हैं, फिर सुबह यस नहीं लगाते हैं। गर्ल्स के बाद यदि इसमें पहले से ही यस लग गया, गर्ल्स बॉयज में गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स के बाद जो है एपॉस्ट्रॉफी रहेगा, लेकिन यस नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि यस लगा हुआ है यहाँ पे। तो गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, तो कह रहा है गर्ल्स कॉलेज। जेम्स साइकिल, तो यस के बाद सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी रहेगा, तब यस नहीं रहेगा। अगर एक वचन में है तो वह जो है एपॉस्ट्रॉफी यस के बाद यस लगेगा, और बहुवचन में यस लगा हुआ पहले से, तो वहाँ पे जो है एपॉस्ट्रॉफी में यस एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, लेकिन यस नहीं लगेगा। अब देखिए अब कहाँ लगता है, एक तो यहाँ लगता है एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह जो है। दूसरे कुछ शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने पर, कुछ शब्द हैं जिसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जैसे हम कहें डोंट, डू नॉट को हम बोलते हैं डोंट। डू नॉट लिखेंगे पूरा तो डू नॉट बोलेंगे, लेकिन अगर डी ओ एन ऊपर कामा रहेगा और टी यानी ओ साइलेंट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डोंट। यानी कुछ शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने पर हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का, ठीक है ना। तो कह रहा है उस शब्द को संक्षिप्त में लिखने पर, जैसे डी ओ एन ऊपर का एपॉस्ट्रॉफी है टी, डोंट, इसको पूरा बोलेंगे डू नॉट। अब कह रहा है उडंट, वुड नॉट, कांट, सी ए एन एपॉस्ट्रॉफी में इसमें साइलेंट है, ओ टी, कैन नॉट, इसको कांट बोलते हैं। विल नॉट को उडंट, लेटस को लेट्स, डिड नॉट को डिडंट। तो ऐसे जगह पे भी जो है हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग क्या करते हैं? अधिकार प्रकट करने के लिए नाउन के साथ जो है सजीव कर्ता के साथ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए भी हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह आपका रहा जो है ये पंक्चुएशन का टॉपिक जो है समाप्त हो गया जो है। अब इसको पूरा दोहराया जाइएगा, और इस पर आधारित जो क्वेश्चन आता है, हमने कहा कि 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो इस पर आधारित जो प्रश्न आएगा अब कल यानी अगले वीडियो में इस पर हम एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे प्रश्न आता है, और आपको हर चीज़ पकड़ना होगा। उसमें देगा जो है कि इसको आप पंक्चुएशन करना है, कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, तो सिर्फ कैपिटल लेटर का ही प्रयोग नहीं करना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कामा, इन्वर्टेड कामा, प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ उसका हमें प्रयोग करना है, और वाक्य को एकदम सही करना है। एक लाइन का वाक्य आएगा और उसको आप सही कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह जो है ये टॉपिक समाप्त हो गया। इस टॉपिक को जो है आप घर पे दोहरा जाइएगा, पढ़ जाइएगा। अगले वीडियो में जो है इस पर हम कुछ एक्सरसाइज कराएंगे कि कैसे प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में आता है, ठीक है। धन्यवाद।